देखो ये जो हम आज डेंगू पढ़ेंगे, डेंगू की सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हमने की वो जो थी वो नॉन कॉम्प्लिकेटेड डेंगू था, ठीक। और ये जो डेंगू है वो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक। तो इसे सीवियर डेंगू भी बोलते हैं, जो करेक्टराइज्ड बाय बाईफेजिक फीवर। यानी कि बाईफेजिक मीन्स जैसे तुम्हें फीवर हुआ, फिर उतर गया, फिर फीवर हुआ, यानी कि ऐसे ये फीवर चढ़ा, फिर उतर गया, फिर फीवर चढ़ा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, यानी कि टाइप्स भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं आप। तो कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं तुम्हारे दो। एक तो होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर। और सेकंड होता है तुम्हारा डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक। अब इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, जैसे ये दोनों क्यों हो रहे हैं मतलब, तो इसकी पैथोलॉजी देख लें हम। पैथोलॉजी देख लो, यानी कि देखो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इन्फेक्शन, बाय प्राइमरी इन्फेक्शन, सॉरी इन्फेक्शन। देखो जैसे जो तुम्हें फर्स्ट टाइम डेंगू हुआ, तो उससे यानी कि जो फर्स्ट टाइम डेंगू होगा उसके द्वारा उसके बाद जो इम्यूनिटी बनेगी, ठीक है। तो जो ये जो इम्यूनिटी है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि इनएडिक्वेट एंड इनएफिशिएंट, यानी कि इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त है और प्रभावशाली नहीं है, ठीक है। अगर इस ऐसा है, और इफ रिपीटेड मॉस्किटो वाइट, यानी कि तुम्हें मच्छर ने काटा, ठीक, मॉस्किटो वाइट करा, एंड वायरस रीइंट्रोड्यूस, ठीक, एंड वायरस रीइंट्रोड्यूस, देन तब क्या होगा, मैक्रोफेज अनेबल टू किल, अनेबल टू फैगोसाइट, ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या होगी, उसे फैगोसाइट यानी कि निगल नहीं पाएगी, खा नहीं पाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होगा, यानी कि रादर इसके अतिरिक्त क्या होगा, वायरस एंटर कर जाएगा इनटू द मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में एंटर कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, सॉरी मतलब एंटीबॉडी, ठीक। तो एंटीबॉडीज के हेल्प से मैक्रोफेज के अंदर एंटर कर जाएगा, और उसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। अब तुम्हारी मैक्रोफेज कमजोर हो जाएगी तो उसमें से बाहर निकल आएगा, ठीक, और तुम्हारी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो जो देखो ये तुम्हारी एंटीबॉडीज हो गई, और यहाँ पे तुम्हारा ये वायरस है, तो इम्यून कम्प्लेक्स बन गया, ठीक। तो जो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होंगे जो ब्लड के अंदर रहते हैं, वो इसे क्या करेंगे, मारेंगे, ठीक है। तो इसे बैरीमिया बोलते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर कोई वायरस चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं बायरीमिया,
बायरेमिया, ठीक, बायरेमिया बोलते हैं। तो क्या करेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, क्या करेगा, मारेगा इसको। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या करेगा, इसको मारेगा, फैक्टर्स को मारेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या करेगा, इसको मारेगा, यानी कि ये इम्यून कम्प्लेक्स के लिए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाएगी। ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, वेसल्स में इंजरी हो जाएगी। अब इंजरी हो गई ब्लड वेसल्स में तुम्हारे, तो क्या होगा तुम्हारा, जैसे किसी सपोज मान लो जी ब्लड वेसल्स है, तो इसमें इंजरी हो गई, सपोज इस तरह से छोटे छोटे छेद से हो गई, ठीक। तो इससे ब्लड यानी कि जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है, वो बाहर निकल जाएगी। प्लाज्मा प्रोटीन सब क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ये सब बाहर निकल जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे पेट में अगर बाहर निकलने लगा यानी कि प्लाज्मा, तो एसाइटिस हो जाएगी, पेट में पानी भर जाएगा, एसाइटिस हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा पैथोलॉजी हो गई। अब हम क्या देखेंगे, यानी कि रिस्क फैक्टर देखेंगे हम। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, देखो रिस्क फैक्टर का मतलब होता है जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी कि मोस्टली नॉन कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होता है, लेकिन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ ले जाते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले हम एज देखें। अगर एज देखेंगे हम तो मोस्टली आप देखेंगे कि 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो यानी कि कॉम्प्लिकेटेड डेंगू में होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं उन लोगों के लिए जिसकी 15 साल से एज कम होती है। एक ये हो गया। सेकंड तुम्हारा जैसे जेंडर देखें आप, तो जेंडर में क्या होता है, जैसे मोस्टली फीमेल मेल की तुलना में ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, और फीमेल में भी, ठीक, और फीमेल में भी प्रेग्नेंट लेडी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक, प्रेग्नेंट लेडी। और इसके बाद जैसे तुम्हारा डायबिटीज़ मेलाइटिस है। देखो एक चीज़ और, जहाँ पे डायबिटीज़ होती है वहाँ पे 100% हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तब उसे बहुत ज़्यादा रिस्क है कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होने का, यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, एक जैसे गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, देखो कितनी अजीब बात है, मतलब जिसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है यानी कि उससे बहुत ज़्यादा चांस है क्या, उसे मतलब डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है या डेंगू हेमरेजिक फीवर। या फिर ऐसा कोई, देखो एक ऐसा पेशेंट जिससे कोई लंग्स की बीमारी है, ठीक, या फिर किडनी की, ऐसे पेशेंट, देखो ये इतने जो फैक्टर बताए मैंने इन लोगों के लिए, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। नॉर्मली अगर ये नहीं है तो नॉन कॉम्प्लिकेटेड डेंगू तक ही सीमित रहता है। फिर है हमारा क्लिनिकल फीचर, देख लो क्लिनिकल फीचर्स। तो हम पहले डेंगू हेमरेजिक फीवर के देखते हैं, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। ये मान लो इसके लिए तो क्या हो सकता है, देखो जैसे हेमरेज मतलब जैसे सपोज एक देहाती भाषा में समझो, जैसे ब्लड बाहर निकल जाना, ठीक है। तो अब जैसे ब्लड वेसल से खून बाहर निकल जाना, तो अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे एपिस्टेक्सिस हो सकती है, एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से खून आना, ठीक। फिर तुम्हारा गम ब्लीडिंग हो सकती है, गम ब्लीडिंग मतलब होठों से तुम्हारे खून का आना, ठीक। और तीसरा हो सकता है तुम्हारा गम ब्लीडिंग के अतिरिक्त क्या हो सकता है, जैसे हीमेटइमेसिस, ठीक। तो इससे क्या होता है, यानी कि जैसे स्टोमक से जो वॉमिट करते हैं, खून की उल्टियाँ करते हैं, ठीक है। और मेलेनिया मतलब होता है हमारा जैसे स्टूल में तुम्हारे ब्लड आने लगे, ठीक। और क्या हो सकता है तुम्हारा, स्किन रेसेस हो सकते हैं, ये तो तुम्हारा होता है यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर। और बी मतलब है हमारा डेंगू शॉक सिंड्रोम,
ठीक। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में हमारा होता है प्लाज्मा लीक करना, 2 प्लाज्मा लीक करना प्लस DIC। इसका मतलब क्या होता है, देखो डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर DIC होता है, ऐसा नहीं होता, सॉरी DIC कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन। ठीक, देखो डिसएमिनेटेड मतलब फैल जाना, इंट्रावेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल के अंदर कॉम्प्लिकेशन का। ठीक है, 2 हो गए। अब कैसे पता चलेगी, मतलब क्या डेंगू शॉक सिंड्रोम है या डेंगू हेमरेजिक फीवर है, तो इसके लिए एविडेंस होते हैं। तो हम सपोज पहले इसके देख लेते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम का एविडेंस, यानी कि एविडेंस क्या ये, ठीक। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा लीक का देखते हैं। ठीक, प्लाज्मा लीक कर रहा है तो क्या होगा, प्लाज्मा लीकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम कराते हैं इसमें, देखो फर्स्ट टेस्ट क्यों करा, देखो HCT हेमेटोक्रेट वैल्यू बोलते हैं इसे, ठीक है, हेमेटोक्रेट वैल्यू। अब देखो हेमेटोक्रेट का ये बढ़ा हुआ आता है, देखो पहले से देखो, जैसे एक कंटेनर है तुम्हारा, ठीक, ये, और इसमें जो है तुम्हारा ऐसे मान लो RBC जो हैं वो 100 हैं, ठीक, और जो प्लाज्मा है तुम्हारा वो कितना है, 100 ml, 100 ml है प्लाज्मा, ठीक। अब जो प्लाज्मा इसमें से लीक कर रहा है, ठीक है, से मान लो ये लीक कर रहा है प्लाज्मा, प्लाज्मा रह गया यहाँ तक, ठीक है, आधा प्लाज्मा इसमें से निकल गया, तो प्लाज्मा तो आधा हो गया, यानी कि 50 ml हो गया, ठीक। और RBC हमारी कितनी रही, 100 की 100 RBC रही, RBC कितनी है, 100 की 100 है, ठीक। तो क्या होगा, RBC कंसंट्रेशन क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी, ठीक, RBC कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर RBC कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हेमेटोक्रेट भी बढ़ेगा, तो जो प्लाज्मा लीक कर रहा है तो उसमें तुम्हारा HCT क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, ठीक। और दूसरा, अब देखो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या हो सकता है हमारा, जैसे प्लाज्मा अगर लीक, सपोज मानो जैसे ब्लड वेसल्स में अगर प्लाज्मा निकल रहा है तो तुम्हारे पेट में अगर निकला, एब्डोमेन में, तो क्या हो जाएगी, तुम्हें एसाइटिस हो जाएगी, एसाइटिस मतलब पेट में पानी भर जाना, ठीक है। ये हो सकता है एविडेंस इसका, यानी कि प्लाज्मा लीक का। और क्या हो सकता है, यानी कि तुम्हारे लंग्स में पानी भर सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, और क्या हो सकता है, लंग्स में पानी भर गया, और तुम्हारा देखो नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, इसे समझो, जैसे नोजिया या वॉमिटिंग्स हो सकती है। तो नोजिया वॉमिटिंग क्यों होगी, जैसे तुम्हारी ब्लड वेसल्स है सपोज मानो, तो ब्लड वेसल्स में थोड़े से ऐसे, देखो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है और इसमें कहीं से हल्के हल्के छेद हो रखे हैं इस तरह से, तभी तो लीक करेगा। अब इसमें से जो पेट, जो तुम्हारी एब्डोमेन है उसमें की जो गंदगी है वो तुम्हारे ब्लड में आ गई और ब्लड के द्वारा जो ब्रेन में जाएगी, तो जो तुम्हारा वॉमिटिंग सेंटर है, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे किडनी तुम्हारी ठीक से काम नहीं करती, तुम्हारा जी मिचलाता है, या तुम्हारा किडनी है या फिर तुम्हारा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो गंदगी होती है। ऐसे ही जब ब्लड में जैसे वो हैं छेद से हो रखे हैं, तो गंदगी इसमें जाएगी ब्लड के द्वारा, फिर ब्रेन में जाएगी, तो तुम्हें नोजिया, जी मिचलाएगा और वॉमिटिंग होगी, ठीक है, ठीक। और क्या हो सकता है, यानी कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये तो तुम्हारा प्लाज्मा लीक का एविडेंस हो गया, ठीक। तो हमने डेंगू शॉक सिंड्रोम में 2 बताए थे, एक तो प्लाज्मा लीक का और एक था DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो दूसरा वाला हमारा ये होगा, यानी कि ये आ मान सकते हैं तो ये बा मान लो, ठीक है।
ये कुछ भी मान सकते हैं आप। तो DIC, तो इसे कैसे पता चलेगी हमें कि DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है? तो इसका एविडेंस तो देखो, जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर होता है ये कम हो जाता है। अब देखो क्लोटिंग फैक्टर का काम क्या होता है, जैसे सपोज मानो तुम्हारी ये ब्लड वेसल्स है, ठीक, और यहाँ पे कहीं पे इंजरी हो गई, ठीक। अब इंजरी हो जाएगी तो तुम्हारी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इस तरह से इंजरी को, यहाँ पे चाहे तो चोट, यहाँ पे इंजरी हो गई तो प्लेटलेट्स उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं इस तरह से। और क्लोटिंग फैक्टर का काम होता है तुम्हारा इस तरह से ऐसे करके, ये जैसे मानो जैसे चोट लग जाए तुम्हारे हाथ पे कहीं पे, तो मल्हम लगा दे, ये मल्हम है और ये ऊपर से पट्टी कर दी, इस तरह से हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर तुम्हारा क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर तुम्हारे ब्लड को बहने से रोकता है, ठीक है, जिसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। तो जो तुम्हारा थ्रोम्बिन टाइम होता है वो 11 से 12 सेकंड होता है, ठीक है, 11 से 12 सेकंड होता है। तो क्लोटिंग फैक्टर जब तुम्हारा कम हो जाएगा, सपोज मान लो जैसे क्लोटिंग फैक्टर कम हो गया, तो तुम्हारा क्या आएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT लिख दे रहा हूँ। प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स होता है, प्रोथ्रोम्बिन ही होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन, जी हाँ, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये क्या होगा, जब ये क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाएगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का जो थ्रोम्बस है यानी कि जमना है वो मतलब लेट होगा, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर है ही नहीं। और एक होता है APTT, एक्टिवेटेड, इसका देखो मतलब लिख दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये भी तुम्हारा बढ़ जाता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोसिस टाइम, यानी कि थ्रोम्बोसिस टाइम, ये भी तुम्हारा बढ़ के आता है। देखो तुम्हारे डेंगू शॉक सिंड्रोम है, इसके एविडेंस तुम्हारे 2 से मिलता है, एक तो प्लाज्मा लीकिंग है तो इसमें HCT करा सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये, और DIC को हम क्लोटिंग फैक्टर तुम देख सकते हो, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा क्लोटिंग फैक्टर का एग्जामिनेशन हो जाता है, आप करा सकते हैं। अब देखो एक तो ये हो गया, अब दूसरा है तुम्हारा डेंगू हेमरेजिक फीवर का एविडेंस कैसे लेंगे हम, डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो इसका एविडेंस कैसे कर लेते हैं, इसका एविडेंस क्या है, क्या डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसका एविडेंस क्या है, क्या तुम्हें डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रखा है? तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे तुम देख सकते हो जैसे एपिस्टैक्सिस, उसकी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरा गम ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग मतलब जैसे होठों से खून आ सकता है, और हीमोचूरिया यानी कि उसके यूरिन में ब्लड हो सकता है, और स्टूल में ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके एक टेस्ट होता है, यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर का इसका एविडेंस, मतलब क्या डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रखा है, इसको हम ना टॉर्निक्यूट टेस्ट बोलते हैं। टॉर्निक्यूट्स होता है जैसे देखो टॉर्निक्यूट टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो तुम्हारा BP की मशीन होती है, तो BP वाली मशीन जैसे सपोज जैसे तुम्हारी ये है, तो यहाँ पे तुमने BP को बांधा और 100 तक प्रेशर को ले गए, ठीक। तो जो तुम्हारा क्यूबिटल फोसा है उससे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में तुम्हें लगभग 20 से ज़्यादा स्पॉट दिखाई देंगे। तो इससे कंफर्म हो जाएगा क्या डेंगू हेमरेजिक फीवर है आपके लिए, ठीक। अब तो इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं हम दोनों के लिए, देखो इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन होगा तुम्हारा